नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये आज का वीडियो यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत से संबंधित जो भारत के सामान्य परिचय से संबंधित सामान्य जानकारी होती हैं, वो आज के वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत एवं विश्व के भूगोल का जहाँ भी सिलेबस में जिक्र होता है वहाँ ये सब पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय में भारत का नाम, भारत का क्षेत्रफल, भारत की सीमाएं में जाएंगे तो स्थलीय, समुद्री और इसके जो अंतिम बिंदु हैं उन सब की चर्चा करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत से के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा, उससे संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, और भारत की जो मानक समय रेखा है जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको एक दावा है कि अगर आपकी ज्योग्राफी कभी भी नहीं रही तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आज की क्लास आपके लिए ऐसी अंतिम क्लास होगी कि इसके बाद आपको इससे संबंधित चीज़ों को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी है इस बात की कि इस क्लास से संबंधित इससे आने वाले सभी प्रश्न आप आज के बाद हल कर पाएंगे। ये सारी जानकारी इसमें है और बहुत सरल तरीके से, मानचित्र के माध्यम से और बहुत और रोचक तरीके से आप सब चीज़ों को याद कर पाएंगे। इसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं कि नहीं हैं। ये टॉपिक उन सभी के लिए ज़रूरी है जो भारत के एक अवेयर सिटीजन हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन सब के लिए। तो भारत का ये परिचय कैसे हमें देखना होगा? हम जानते हैं कि भारत को प्राचीन समय में आर्यावर्त कहते थे, आर्यों का देश कहते थे, जम्बूद्वीप कहते थे, भारत को हिंदुस्तान भी कहा गया। लेकिन ये जो तीनों नाम हैं, ये जो आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान है, भारत के संविधान में इन तीनों नामों का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में दो नाम वर्णित हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया है। और ये जो भारत और इंडिया है, संविधान की दृष्टि से भारत देश का नाम यही है। और आप जानते हैं कि ये भारत नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, ऐसा, और जिनका जन्म कण्व आश्रम में उत्तराखंड में हुआ था, ऐसा भी हम जानते हैं। तो ये तीन नाम और हैं इसके अलावा। आर्यावर्त क्योंकि ये आर्यों का देश है, ये जम्बूद्वीप क्योंकि यहाँ जामुन के बहुत अधिक वृक्ष होते थे पहले से, इसलिए इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। और फारस के लोग यानी पारस के लोग जब यहाँ ईरान के लोग आए, उन लोगों ने सिंधु नदी के नाम पर इस देश का नाम हिंद और हिंदुस्तान रखा, यानी सिंधु को हिंद नदी कहा और सिंधु के पार रहने वाले लोगों को सिंधुस्तानी या उसी स को ह कहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी कहा। और इस भूभाग को, इस पूरे भूभाग को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो ये जो भूभाग है, ये आप जानते हैं कि आज के समय में हम इसका जब राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो ये इसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन जब हम इसका ओवरव्यू करते हैं, जब ये नाम की बात हमने की, तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है कि ये जो इसका आकार है, ये चतुष्फलकीय है, चौकोर है। तो इस चतुष्फलकीय आकार को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल शेप ऑफ मैप। तो भारत का मानचित्र किस प्रकार का है जब भी कहा जाए तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे बनता है, ये चतुष्फलकीय बनता है। तो ये हुआ चतुष्फलकीय आकार। लेकिन जब इस पूरे भूभाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो आप और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं NCERT की किताबों से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखें यहाँ ये यूनिट छोड़ दी गई है, और इसीलिए छोड़ दी गई कि प्रायः जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि वो यूनिट किस में लिखी हुई है। तो जब भी क्षेत्रफल की, एरिया की यूनिट होती है तो वो वर्ग किलोमीटर में होती है। और जब बहुत होशियार एग्जामिनर होता है तो पहले ऑप्शन में ये डिजिट तो ठीक लिखता है 32,87,263,
पर उसके पीछे जो यूनिट होती है उसे किलोमीटर में लिखता है, और हम उसे टिक करके आते हैं और घर आकर के देखते हैं कि डी आंसर था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ही में ये संख्या ठीक होती है और बचपन से हमने पढ़ा होता है। ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है ये समझें, ये सब चीजें आपको याद हैं, मैं ये समझते हुए आपके साथ ये रिवीजन कर रहा हूं कि आप ये सब चीजें जानते हैं, पर एग्जाम में गलतियां कहाँ हो जाती हैं, उनको कैसे ठीक करना होगा, कैसी सतर्कता से एग्जाम हॉल में डील करना होगा क्वेश्चन पेपर को, हम इस क्लास में इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई के साथ समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था क्या कि इसमें ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हमने लिखा, अगर हम नहीं जानते तो जानना पड़ेगा, और अगर जानते हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा ये स्क्वायर किलोमीटर होता है, और या तो ये ऐसे लिखा हो या ये किलोमीटर के साथ ऐसे लिखा हो, ऐसे तब भी ये चल सकता है। लेकिन कभी भी एरिया किलोमीटर में नहीं होता, वो स्क्वायर किलोमीटर में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा, जिसमें भी होगा उसकी यूनिट जो भी होगी, पर वो स्क्वायर में जरूर होगा, वर्ग में होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो कभी भी ये संख्या देखकर टिक करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत जो है वो केवल 2.43% है, लगभग 2.5% हिस्सा हमारे पास ये भूभाग है, जो ये विश्व का ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये कितना 2.5% के आसपास लगभग है। तो 2.43% हिस्सा पूरे स्थल का हमारे पास ये है। और हम जानते हैं कि ये विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में पहला बड़ा देश है, ये सब आप पहले से जानते हैं। तो भारत जनसंख्या में ये यूएनओ का जो आर्थिक जनगणना का जो हिसाब रखता है वो विभाग, तो आर्थिक जनगणना विभाग उसे हम ऐसे भी जानते हैं, लेकिन वो जो यूएनओ घोषित करता है उसके आधार पर भारत अब जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है। ये हमारी जानकारी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं पहले चीन नंबर 1 पर था, अब भारत नंबर 1 पर है। अच्छा, ये भारत से बड़े देशों का क्रम कई बार पूछा जाता है। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? यहां तक हमने पढ़ लिया कि ये भारत के नाम क्या क्या हैं और संविधान में उनका क्या नाम है। भारत और इंडिया ये 2 संविधान में नाम है, ये 3 नाम संविधान में नहीं है। भारत का क्षेत्रफल ये 32,87,263 है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है और 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या में पहला बड़ा देश है, और इसका आकार जो है ये चतुष्फलकीय है, क्वाड्रिलेटरल है। और उसके अलावा जाएंगे तो ये दुनिया के जो सबसे बड़े 6 देश हैं भारत से बड़े, वो हैं रूस पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे, चीन तीसरे, अमेरिका चौथे। तो एटलीस्ट कई बार ये 3 पूछे जाते हैं, विश्व के 3 बड़े देशों का क्रम या 4 बड़े देशों का क्रम पूछा जाता है, उस बात के लिए हमें याद रखना होगा। और ये तो बड़ा एक सरल सा प्रश्न है जिसे बच्चे अमूमन जीके में याद करते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे अपने जीके में याद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, और दूसरा बड़ा देश यदि हमसे पूछा जाए तो कई बार सोचना पड़ जाता है। तो कनाडा दूसरा बड़ा देश है। और कनाडा के विषय में एक और जानकारी, जब विश्व का मैप पढ़ेंगे तो वहां ये भी पढ़ेंगे, कनाडा सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला देश है पूरी दुनिया में, इसकी समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है। क्यों है उस पर कभी फिर डिस्कस करेंगे जब विश्व का मानचित्र समझेंगे। पर कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, और तीसरा ये देखें चीन है, और चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। और इसे याद कैसे करें, तो इसकी एक ट्रिक है, ये रुक चीन अब आया भारत, ऐसे याद कर सकते हैं। रुक से ये रू मतलब रूस, और क से कनाडा, और चीन तो अपने आप में ये नाम ही आ गया चीन। और मतलब ये कब हुआ, ये ट्रिक क्यों काम कर रही है? इसलिए काम कर रही है कि जनसंख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी ने कहा कि रुक चीन, अब तुम स्टॉप हो जाओ, हम तुमसे आगे निकलना चाहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, रुक चीन अब आया भारत। अब में अ अमेरिका के लिए और ब ब्राजील के लिए है, और आया का जो आ है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा
क्या? रुक चीन अब आया भारत। रुक मतलब रूस, कनाडा और चीन और अमेरिका, और आया भारत। तो रुक चीन अब आया भारत, तो अमेरिका के बाद ब्राजील और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और अगर इसके भी बात पूछी जाए कौन सा देश बड़ा है, तो अर्जेंटीना जो जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वो इसके बाद 8वां बड़ा देश है। कुल मिलाकर के ये 8 देशों का क्रम हमें याद हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब हम बात करते हैं भारत की जलवायु की, क्योंकि हम भारत का एक सामान्य परिचय जानना चाह रहे हैं, तो आपने प्रायः ये शब्द सुना है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ऐसा। तो ये लिखा हुआ है मानसूनी जलवायु। लेकिन देखते हैं कि इसका जो ये दक्षिण से उत्तर तक का हिस्सा है, इसका जो वर्टिकल लेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ तो ये समुद्र से लगा हुआ है, तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मोटे तौर पर हम मानचित्र में इसको टेम्परेचर जोन को अक्षांश रेखाओं से, लैटिट्यूड्स से दर्शाते हैं। तो प्राय इससे नीचे वाले तापमान को हम उष्ण कटिबंधीय तापमान कहते हैं और इससे ऊपर को उपोष्ण कटिबंधीय तापमान कहते हैं। तो भारत में जो कटिबंध हैं, टेम्परेचर जोन्स हैं, वो 2 हैं, एक उष्ण कटिबंध और दूसरा उपोष्ण कटिबंध है। ये 2 हैं, ये टेम्परेचर जोन ये। तो अब यहां तक की ये सारी बातें इंडिया के परिचय की। चतुष्फलकीय आकार हो गया, ये 5 नाम हो गए, जिनमें से 2 का संविधान में जिक्र है, और ये इसका आकार हो गया, चतुष्फलकीय आकार है। मानसूनी जलवायु है, 2 ताप जोन है, टेम्परेचर जोन है, ताप कटिबंध कहते हैं उन्हें। ये भारत का क्षेत्रफल है जो वर्ग किलोमीटर में होता है, और ये इसका विश्व में ये भागीदारी है 2.43, और 7वां स्थान है जनसंख्या में पहला। और ये रुक चीन अब आया भारत के बाद अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। कोई भी चीज आज के बाद आपको परेशान नहीं कर सकती है अगर इंडियन ज्योग्राफी का एक सामान्य परिचय, इंडिया के मैप का एक सामान्य परिचय आपको देखना हो। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हैं, जैसे भारत की सीमाएं हैं। तो सीमाएं स्थलीय भी है, जलीय भी है, समुद्र से भी लगा हुआ है भारत और स्थल से भी लगा हुआ है। स्थल के 7 देश और समुद्र के 2 देश, समुद्री तटों पर 2 देश भारत के पड़ोसी हैं, एक श्रीलंका, एक मालदीव। और 7 देश कौन कौन से, हाँ देखते हैं उन्हें। ये 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ये देखें। भारत की सीमाएं और भारत की सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं, सीमा जो होती है वो किलोमीटर में होती है, ये एरिया नहीं है, ये बाउंड्री की लंबाई नापी जा रही है। तो ये 22,716.6 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, जो 2 हिस्सों में बटी है। 15,200 किलोमीटर स्थल की सीमा है, और ये 7,516 जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, 7,516.6 वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर। तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है। इसे भी पढ़ेंगे, पर पहले इसे देख ले। जो ये भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा है, ये यहाँ ये देखें आप, ये नीला हिस्सा ये समुद्र का आपको दिखाई दे रहा है, ये नीला हिस्सा। तो ये समुद्र तट में यहाँ पर एक सरक्रीक जगह है, और गौरमोता एक जगह है गुजरात में है। उस सरक्रीक में, गौरमोता जगह में, यहाँ से समुद्र का और स्थल का विभाजन है। हालांकि इस बाउंड्री के इस पार पाकिस्तान है, जो ये समुद्र से भी लगा है और जो स्थल से भी लगा है। तो भारत का ये निकटतम पड़ोसी जो समुद्र से भी स्थल से भी सीमा बनाता है। यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये पूरी सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की इस लंबी सीमा में भारत के 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी और
इस सीमा पर 7 देश हैं, सभी के सभी सवाल पूछे हुए हैं। 7 देश कौन से हैं उन्हें अभी देख लेते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी। आप जानते हैं ये जम्मू और कश्मीर जो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, यही 2 सीमा पर, स्थलीय सीमा पर 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं भारत की। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो सकता है कभी आपने मैप को इस इंटरेस्ट से नहीं देखा हो तो ऐसा लग भी रहा हो, लेकिन गारंटी है इस बात की, अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट होना चाहते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए उतार दी जाएंगी। पर आप थोड़ी धैर्य से सुनने की कोशिश करें प्लीज। तो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की ये जो हमारी सीमा है, ये सीमा 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी और इसके आसपास 7 देश लगे हुए हैं। पहले देख लें कौन कौन से 7 देश हैं। एक पहला ये पाकिस्तान है, आप जानते हैं ये कहाँ कहाँ से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, और यहाँ जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। तब आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें अगर संख्यात्मक दृष्टि से पूछें कि हम मानचित्र को ऐसे भी देख सकते हैं, 1 राज्य, 2 राज्य और 3 राज्य तथा कितनी यूनियन टेरिटरी, यहाँ तक तो जम्मू है और यहाँ के बाद लद्दाख है, तो 2 यूनियन टेरिटरी के साथ पाकिस्तान लगा हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, अकेले में इसकी स्टडी कर सकते हैं। और देखें इतनी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा भारत की अफगानिस्तान से लगी हुई है। पहला पाकिस्तान पड़ोसी, दूसरा अफगानिस्तान पड़ोसी और तीसरा ये चीन पड़ोसी। और चीन की सीमा देखें, यहाँ अफगानिस्तान से शुरू होकर के यहाँ अरुणाचल तक, यहाँ तक लगी हुई है। बीच में हालांकि 2 देश हैं, एक नेपाल और एक भूटान। ठीक है, तो अब यहाँ जम्मू कश्मीर से, मतलब लद्दाख से लेकर के इसकी सीमा पर पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो देखिए ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। हमें पढ़ने की दृष्टि से बहुत सतर्क होना पड़ता है। और आप देखते हैं एग्जाम में मैप से ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तब हम समझते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे। और एग्जाम हॉल में अगर इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो ये ध्यान नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है कि नहीं लगती और अफगानिस्तान के साथ लगती है कि नहीं लगती। तो आपने देखा कि इतनी सीमा ये पाकिस्तान के साथ और इतनी सीमा अफगानिस्तान के साथ और इतनी सीमा चीन के साथ लद्दाख की लगती है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। इसलिए आप जानते हैं कि बड़ा ही संवेदनशील एरिया है। ये पूरा बीएसएफ की निगरानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर रहता है। उसके अलावा भारत की आर्मी तो सब जगह है ही है, पर बीएसएफ के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। और ये आप जानते हैं आईटीबीपी को बनाया गया है इस भारत चीन की सीमा के लिए, तो आईटीबीपी यहाँ भी निगरानी करती है। खैर, हम अभी ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान एक तो पड़ोसी देश हमारा है, दूसरा अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, तीसरा चीन हमारा पड़ोसी देश है, चौथा नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। कहाँ कहाँ सीमा बनाता है अभी देखते हैं, पहले इनकी संख्या देख ले। अगला 5वां भूटान हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ तक ये चीन की सीमा है ऊपर वाली, और ये नीचे जो है ये म्यांमार लगा हुआ है और बीच में ये बांग्लादेश लगा हुआ है जहां उथल पुथल मची थी पिछले दिनों। तो ये 7 देश हमारी स्थलीय सीमा से लगे हैं। अब आपको हमेशा के लिए ये 7 की संख्या याद रहनी चाहिए। हम 7 हैं ऐसे, मतलब भारत और भारत के पड़ोसी 7 हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं। पर अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, थोड़ा डीप तरीके से देख लें इसे। पाकिस्तान से लगे हुए कितने मिले हमें 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी मिले। अफगानिस्तान से केवल 1 यूनियन टेरिटरी लगती है और उसका नाम है लद्दाख। और चीन से लगने वाली सीमा को अभी देख लेते हैं, उससे पहले देखेंगे नेपाल को। क्यों? क्योंकि चीन एक तरफ यहाँ लद्दाख से लगा हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ अरुणाचल से भी लगा हुआ है। नेपाल की सीमा छोटी है, एक तरफ उत्तराखंड से, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से, तीसरी तरफ बिहार से और चौथी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से। और यही मिस्टेक होती है, यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा और कई लोग इस बात को ध्यान नहीं कर पाए कि इतनी सीमा पश्चिम बंगाल की भी नेपाल के साथ लगती है और अगली सीमा ये सिक्किम की है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल 2, बिहार 3, उत्तर प्रदेश 4 और उत्तराखंड
पांच राज्यों से नेपाल की सीमा लगी हुई है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये 3+2 है और ये 1 है, अफगानिस्तान 1 और ये 3+2 5, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। और उसके अलावा जाएंगे नेपाल कितने से, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर चीन का करेंगे। भूटान को देखें तो यहां सिक्किम से लगा हुआ है। पिछले दिनों आपने वो डोकलाम विवाद सुना था, इसी जगह पर, इसी सीमा पर है वो, सिक्किम और भूटान की सीमा पर है भूटान में वो गांव, पर बिल्कुल बॉर्डर पर है। और ये सिक्किम से लगती है सीमा, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से लगती है सीमा, और एक बहुत बड़ी सीमा असम से लगती है, और इधर अरुणाचल से लगती है। तो ये 4 राज्यों से लगा हुआ है भूटान। अब आगे चलेंगे तो वापस यहां से एनालिसिस करते हैं। चीन की सीमा एक तरफ उत्तराखंड से, एक दूसरा हिमाचल से, तीसरा लद्दाख से। लद्दाख यूटी है, इसलिए इधर इस तरफ पश्चिम की तरफ 2 राज्य है। उसके बाद पूरा नेपाल लगता है, फिर यहां सिक्किम लगता है। ठीक है, तो अब ये तीसरा राज्य सिक्किम और अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश चौथा है। ये 4 राज्य किससे सीमा बना रहे हैं, चीन से सीमा बना रहे हैं, और 5वां एक बचा कौन, लद्दाख। तो ये 4+1 में जाएंगे तो ये हुआ क्या, चीन की सीमा पर स्थित भारत के राज्य। कैसे याद होगा, कोई तरीका नहीं याद करने का, विजुअलाइज करें, मैप को एक बार खुद से बना लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे अभी बताया, पाकिस्तान 3+2, अफगानिस्तान 1, चाइना ये देखें 4+1, और उसके बाद नेपाल 5, और भूटान देखा तो 4। और उसके आगे चलेंगे तो देखें ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल का, और यहाँ से नागालैंड का, यहाँ से मणिपुर का, यहाँ से मिजोरम का। ये 4 राज्यों से 1, 2, 3 और 4, इन 4 राज्यों से कौन सीमा बनाता है, म्यांमार सीमा बनाता है, जिसको हम पुराने समय में वर्मा कहते थे, जिसकी राजधानी पहले से रंगून थी, अब उसी राजधानी का नाम नाइपीताई कर दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है, नाइपीताई नाम है ये। तो ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। अच्छा, और आगे बढ़े, बोरिंग हो गया, नहीं, अब आप बहुत इंटरेस्ट से इस चीज को देख रहे हैं। बस आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं जहां बांग्लादेश में उथल पुथल मची थी, और बांग्लादेश के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य की सीमा 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करती है। जरा बताएं, कमेंट लिख करके बताएं, कमेंट में बताएं। अगर आपको पहले से पता है तो प्लीज लिखें कमेंट में। ठीक है, अब देखें, क्या एक ये पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश की सीमा पर, और दूसरा ये पूरा यहां से यहां तक लेकर के पश्चिम बंगाल है, दूसरा यहां पर ये मेघालय है, और इससे पहले यहां पर असम है, और यहां देखेंगे तो ये फिर से असम है, और यहां देखेंगे तो ये त्रिपुरा है, और यहां देखेंगे तो ये मिजोरम है, और यही मिजोरम गिनने से रह जाता है। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2 और असम 3 यहाँ पर है, और आगे मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5। ऐसे ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। एक बार रिवीजन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यहां से कैसे सवाल आते हैं जरा देख लें। अभी तो हमने ये देशों से राज्यों को स्पर्श करने वाली सीमा देखी, यहां से एक दूसरी तरीके से प्रश्न आता है, जैसे क्या, सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, ऐसा। अब सिक्किम के बॉर्डर को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। देखें, यहां हमने कहा यहां भूटान से सीमा बनाता है, यहां नेपाल से सीमा बनाता है, और यहां चीन से सीमा बनाता है। तो देखेंगे सिक्किम 3, ये आप सब फैक्ट के रूप में नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल केवल 1 देश के साथ सीमा बनाता है, और लेह लद्दाख देखें तो 3 के साथ बनाता है, 3 के साथ। ये बात अभी पहले भी हुई थी। मतलब इसको रिवर्स करके एक एक राज्य का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तब देखें, यहाँ गुजरात तो केवल एक ही राज्य से एक ही देश से बनाता है, राजस्थान भी, पंजाब भी, जम्मू भी। तो आपके लिए सेंसिटिव
जो एरिया ऑफ क्वेश्चन है वो कौन सा हो सकता है? आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, जो बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है वो है अरुणाचल प्रदेश, और उसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है ये है मिजोरम। मिजोरम दो के साथ, इधर म्यांमार के साथ, उधर बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ऐसे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं तो नोट करिएगा प्लीज, बहुत काम आएंगे आपके लिए। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। प्लीज इसका कमेंट्स में आंसर लिखिए, पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा बनाता है? रिप्लाई हमारी तरफ से आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्थलीय सीमा का अवलोकन कर लिया, 15,200 किलोमीटर लंबी है, और सबसे ज्यादा किससे लगी है इसका जिक्र अभी आएगा। हालांकि स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगी हुई है, पर ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है तो पहला ही ऑप्शन चीन दिया है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ ये लेह से लेकर के, मतलब यहाँ लद्दाख के इस कोने से जहाँ अफगानिस्तान की सीमा है, यहाँ से लेकर अरुणाचल की इस सीमा तक है, तो ऑब्वियस सी बात है चीन सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत के साथ बनाता है। ये हमारे दिमाग में रहता है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी सीमा ये नेपाल की है और उसके बाद ये भूटान की है, इस कारण ये सीमा कम हो जाती है। और ये बांग्लादेश के साथ ये जो तट है, ये किनारा है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इस वजह से ये बहुत लंबा है। ये 4,000 किलोमीटर लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको बताता हूँ, पर ये 4,000 किलोमीटर लगभग लंबा है, इसलिए बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है। पर क्यों ना ऐसा कर लें कि एक बार हम अपनी समुद्री सीमा को भी देख लें, क्योंकि हमें ये 22,716 किलोमीटर की लंबाई तय करनी है, और जिसमें से हम 15,000 कर चुके, केवल 7,516 किलोमीटर की लंबाई को और देखना है। पर हम इसे बॉर्डर की लंबाई और मीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए इन बातों में से कितनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको कितनी सरलता से हम अपने दिमाग में उतार रहे हैं। तो अब आप केवल ये 7,516.6 किलोमीटर को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे इसमें 9 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 2 देश हैं। 2 देश मतलब वही जो मैंने अभी आपको कहे, मालदीव और श्रीलंका, भारत के समुद्री तट से लगे हुए पड़ोसी हैं, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत लगभग 7 और 2 9 देशों से सीमा बनाता है। अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो हम कहेंगे 9, और स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने पड़ोसी देश हैं? 7, समुद्री सीमा से लगे हुए कितने पड़ोसी देश हैं? 2, ऐसा। आइए देखें इसे। ये 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर प्लस 1416.6 किलोमीटर, ये 2 तरह से सीमा है। ये हमारे द्वीपों की सीमा है, द्वीप मतलब आइलैंड्स की सीमा है। हमारे आइलैंड्स की सीमा ये 1416.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की सीमा मतलब ये जो यहाँ से ये जो पानी शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ जहाँ से पानी शुरू हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर की लंबाई कह रहे हैं। और इस पूरी सीमा पर ये 9 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, उसके अलावा ये द्वीप हैं। अब देखें कैसे, जैसे हमने इसे देखा था बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे। क्या कि यहाँ गुजरात है, और गुजरात सबसे बड़ी लंबी समुद्री सीमा से लगा हुआ राज्य है भारत का। तो एक पॉइंट तो हमारे लिए यही हो जाएगा नोट करने का, क्या कि सबसे बड़ी सीमा इसकी है। सर्वाधिक सीमा किसकी है? सर्वाधिक समुद्री तट जिसका है वो गुजरात है, ऐसा। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उसकी वजह क्या है? जबकि आपको लंबाई में ये दिखेगा कि यहाँ देखें आंध्र प्रदेश यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक चला जाता है, ऐसे ऐसे बहुत लंबी सीमा है। जबकि गुजरात की सीमा केवल इतनी दिखाई देती है, लेकिन इसका तट बहुत कटा फटा इस तरह से है, और इसको नापते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अब पहला तो ये हुआ पश्चिम की ओर से, दूसरा ये महाराष्ट्र है, तीसरा यहाँ पर गोवा है। और जब हमसे कभी पूछा जाता है कि भारत के
पश्चिमी तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये गोवा हमसे भूला जाता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और देखें तो ये तमिलनाडु का छोटा हिस्सा इस तरफ आता है, और तमिलनाडु पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर, दोनों समुद्र तटों से लगा हुआ है, यानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी से और इस तरफ अरब सागर से लगा हुआ है। तो देखें कितने हुए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5 राज्य एटलीस्ट पूरी तरह से यहां है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, ये लिखा है माहे पुदुचेरी लिखा हुआ है। पुडुचेरी का एक हिस्सा, पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं संघ शासित राज्य, उसका वो हिस्सा जिसे हम माहे कहते हैं वो केरल में है, जबकि पुडुचेरी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जिसको हम मूल रूप से पुडुचेरी कहते हैं, वो तमिलनाडु में है, और उसका एक हिस्सा यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। यहां देखें आप, तो एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया है कि पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य का विस्तार कितने राज्यों में है, तो एक केरल में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा तमिलनाडु में तो है ही है पुडुचेरी। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश एक पुडुचेरी का भी हिस्सा है, और वैसे यहाँ दादर, नगर हवेली और दमन और द्वीप भी लगे हुए हैं, और एक यहाँ ये लक्षद्वीप भी है। तो इस तट पर कितने, ये 3 संघ शासित प्रदेश भी हैं। हम जरा पूर्वी तट को देखें। पूर्वी तट में ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, उड़ीसा की सीमा है, आंध्र प्रदेश की सीमा है और तमिलनाडु की सीमा है। 1, 2, 3, 4 ये राज्य हैं और 5 ये राज्य हैं। तो 5 + 4 = 9, ये मैंने आपको पहले कहा था। हमारे 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। उसके अलावा ये पुडुचेरी ये लगा हुआ है मुख्य रूप से यहाँ से पूर्वी तट पर, यानी बंगाल की खाड़ी पर लगा हुआ यूनियन टेरिटरी है। लेकिन ये केवल बंगाल की खाड़ी पर नहीं, एक प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पश्चिम में भी और पूर्व में भी, या बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी स्पर्श करता है। तब हमें ये कंफ्यूजन होगा, केवल तमिलनाडु राज्य ही ऐसा है जो इधर भी और इधर भी स्पर्श करता है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है। तो माहे ये हिस्सा है जिसकी वजह से ये पश्चिम में भी टच करता है, और ये पूर्व में देखें तो ये पूर्व में यहाँ ये पुडुचेरी और ये यनम जो हैं ये पूर्वी हिस्से में है। अगर मैंने इससे पहले पूर्व पश्चिम गलत बोल दिया हो तो प्लीज उसे ठीक कर लीजिएगा। मतलब ये हिस्सा पश्चिमी है, गुजरात जो है पश्चिम में है, और ये पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्व में है। ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में है ऐसा। अब देखें, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। तब एक सवाल पूछा है क्या, कि कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पर तीनों सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। तो उस पॉइंट का नाम है क्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो ये हमने एक एनालिसिस किया किसका, कि हमारा जो ये जो स्थलीय सीमा है वो और जो समुद्री सीमा है वो। अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हमने कहीं आपसे कि ये समुद्री सीमा से लगी हुई हैं, तो 2 यूनियन टेरिटरी, एक पुडुचेरी और दूसरा दादर नगर हवेली, और या इसी में अब दमन द्वीप भी शामिल है। यहाँ तक की बातें पूरी हो गई। लेकिन एक और प्रश्न पूछा है कि भारत में जो ये पूर्वी तट है, इसका जो दूरस्थ बिंदु है वो यहाँ अंडमान निकोबार में है, वो सबसे नजदीक में किस देश से सीमा बनाता है। तो वहाँ ऑप्शन में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे ऑप्शन थे। तो हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना होगा कि इंडिया के निकट में इंडोनेशिया है, इंडिया के निकट में इंडोनेशिया है, ऐसा याद रखना पड़ेगा। ये देखें, ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से बॉर्डर बनाता है, उसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है ऐसा। हालांकि अभी हम बॉर्डर्स की भी बात करेंगे इसके बाद।
तो बॉर्डर्स देख लेंगे, उससे पहले एक बार ये रिवीजन आप जरूर करेंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद रहेंगी कि भारत की सीमा कैसे कैसे, कितने राज्य लगे हुए हैं, कितने देशों से, कि कौन सा देश लगा हुआ है कितने राज्यों से, ऐसे दोनों तरीके से हम समझेंगे। और समुद्र तट में ये समस्या नहीं है क्या कि कौन सा राज्य कितने देशों से लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कि ये जो भारत के जो तट हैं, अभी जो हमने तट देखा उसी तट के कुछ नाम हैं। ये देखें, जो ये कच्छ से दमन तक है, इस तट को हम, कच्छ से दमन तक के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। इन तटों के नाम पूछे हुए हैं, जो कि ये एनसीईआरटी का हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद कोंकण तट है, ये यहाँ भी लिखे हुए हैं, और उसके ये दमन से गोवा तक है। और कई बार पूछा है कि ये कोंकण तट कहाँ है, तो कोंकण तट, कोंकणी भाषा भी यहाँ होती है कहाँ, गोवा में। तो वो कोंकण तट कहाँ से है, दमन से गोवा तक। और फिर उसके बाद कनारा तट है, ये कर्नाटक तट को कनारा तट कहते हैं, ये गोवा से मैंगलोर तक है। और आखिरी में है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मैंने आपसे पूछा, अभी हमने बातचीत की कि कन्याकुमारी कौन से राज्य में है। हाँ, कन्याकुमारी केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है ऐसा। तो ये देखें कि ये मालाबार तट और ये मालाबार तट और ये कोरोमंडल तट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है। हमेशा याद रखें, जो केरल तट है उस तट को मालाबार तट कहते हैं। यहीं से लगी हुई है एक शांत घाटी, जिसमें बहुत घने जंगल हैं भारत के फेफड़े भी कहलाते हैं वो शांत घाटी जो है, वहाँ बहुत घने जंगल हैं। और ये हमारा ये पश्चिमी तट का हिस्सा है, और उसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं। ये हॉट स्पॉट कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का, और बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है इकोलॉजी का। हम इकोलॉजी भी करेंगे साथ में और बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे, तो वहाँ उसका जिक्र और आएगा। हमने कहा ये 5 तट, काठियावाड़ तट से शुरू होकर के मालाबार तट तक, ये 4 जो हैं, ये तट हमारे पश्चिमी भारत के तट हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। इनका क्रम ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर पूछा जाता है। मतलब देखिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना तो आसान है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना जरा कठिन हो जाता है। तो इसलिए काठियावाड़, कोंकण, कनारा और सबसे नीचे मालाबार। तो हमें कुछ याद रहे या न रहे, कौन किस जगह से शुरू होता है, किस जगह पे खत्म होता है, ये याद करें या न करें, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, सबसे नीचे, पश्चिम में सबसे नीचे मालाबार है और सबसे ऊपर काठियावाड़ है। ये 2 बात याद रखेंगे तो सामान्य एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। दूसरा, जब आप पूर्व में आते हैं तो कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का किनारा है, वो कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक जाता है। तो इसे याद रखना होगा, सबसे नीचे कोरोमंडल तट और सबसे ऊपर, इसमें एक त्रुटि हुई है, ये महानदी डेल्टा से गंगा तक है। और यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी सरकार तट है, तो इसको करेक्शन कर देंगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा इसका ठीक आंसर। तो कुल मिलाकर के ये उत्कल तट, क्षमा करें, उत्कल तट है ये, उत्कल तट। उत्कल तट असल में ओडिशा वाले तट को कहते हैं और पश्चिम बंगाल की ओर जाता है। तो उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। और ये हमने इस तरह से भारत के तटों के नाम, 8 प्रमुख तटों के नाम देख लिए। उसमें कोरोमंडल तमिलनाडु से और मालाबार केरल से लगा हुआ है। इतना जरूर याद रखें, बाकी कुछ याद रखें या न रखें। एक चीज और है, जब हम देखते हैं कि समुद्र में हमारी ये सीमा है, तो ये जो समुद्री सीमा है, इस पर से कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं कि भारत की समुद्री सीमा आखिर कहाँ तक है, कहाँ तक हमारे वित्तीय अधिकार हैं कि हम टैक्स ले सकते हैं। तो उसे हम समुद्री मील में नापते हैं। समुद्री मील मतलब होता है कि जो हमारे स्थल में 1.8 किलोमीटर होता है। समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहते हैं। ये देखें, एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस होती है, इसे हम नॉटिकल मील कहते हैं। अप्रोक्स इतना ये 1.8 किलोमीटर होता है। इससे क्या नापा जाता है, समुद्र में, पानी में
दूरी नापी जाती है किसमें? नॉटिकल मील में। ये भी एक सवाल है कि समुद्र में दूरी किस यूनिट में, इकाई में नापी जाती है। इस समुद्री दूरी को 3 हिस्से में बांटा जाता है। देखिए, किसी भी देश की सीमा ऐसे सीधी लाइन से तो होती नहीं है, उसका तट जैसे किनारा ऐसे टूटा हुआ होगा, उस तरह से उसकी सीमा होगी। तो ये जो जहां तक जमीन दिखाई देती है इसको कहते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। बेस लाइन जितनी कटी फटी है वहां से लेके जहां वो सीधी हो जाए उस दूरी को देखें, ये करीब करीब 12 समुद्री मील होता है। इसे हम कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। ये टेरेस्टेरियल सी लाइन कहते हैं इंग्लिश में से। तो ये टेरेस्टेरियल सी लाइन क्या करती है? हमारी आधार रेखा और कटे फटे तटों को मिलाती है। यानी इस जगह तक तो ये सीधा सीधा बॉर्डर हमारा बनता ही बनता है, इसीलिए इसे टेरेस्टेरियल सी लाइन कहा जाता है। कहां से होती है? ये बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक होती है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है, भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ कहते हैं, EEZ। ऐसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक फैला हुआ है? तो आपका उत्तर हमेशा होगा 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 200 समुद्री मील तक। यहां तक क्या होता है, हम 2 चीजें, एक तो अनुसंधान यानी रिसर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा यहां से यदि कोई जहाज गुजरे, कोई भी यातायात हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उससे हम कर यानी टैक्स ले सकते हैं। ऐसा हमारे वित्तीय अधिकार होते हैं, फाइनेंशियल राइट्स होते हैं यहाँ तक। कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। और एक होता है ये अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिजियस जोन कहते हैं इसे, 24 नॉटिकल मील तक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रादेशिक सीमा होती है, भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कहाँ से? आधार रेखा से। और इसका मोटा मोटा मतलब कितना हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब हुआ 22 किलोमीटर तक। मतलब जो ये 12 समुद्री मील है ये लगभग 21 पॉइंट कुछ यानी 22 किलोमीटर तक होता है। तो ये भारत की आधार रेखा से दूरी होती है। हमने ये समझा अभी तक, और इसके आगे भी कुछ चीजें और हैं। जैसे ये है कि भारत की सीमा के दूरस्थ बिंदु जो हैं वो, भारत की ये लंबाई और ये चौड़ाई कितनी है, और उसके अलावा ये भारत की सीमा कितनी है, किस देश से लगी हुई, उनके नाम क्या क्या हैं। उसके अलावा कर्क रेखा और ये जो हमारी मानक समय रेखा है उस पर अभी जिक्र है। लेकिन आज की क्लास में हम इतना कर रहे हैं और आपने इतना समय इसको देखा और दिया और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पर फिर भी रिवीजन के तौर पर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने यहाँ तक का पढ़ लिया है कि ये इसकी जो सीमाएं हैं ये क्या हैं, और भारत के पड़ोसी देश का जिक्र ये होना है, और कर्क रेखा और समय रेखा बच गई हैं। ये 3 हिस्से बचे और 3 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए। हमने देख लिया कि भारत का नाम, भारत में कितने राज्य के शासित प्रदेश हैं और भारत का क्षेत्रफल क्या है, और उसके अलावा हमने देखा ये स्थलीय सीमा, ये जलीय सीमा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। और ये जलीय सीमा यानी समुद्र से लगी हुई सीमा के जो अलग अलग नाम हैं। उसके अलावा ये भारत का जो, भारत या यूएनओ के मानकों के अनुसार किसी भी समुद्र तट से लगे हुए देश के जो अधिकार होते हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, इस सब का जिक्र हमने किया। इतनी एकाग्रता से आपने इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें, आपको आगे इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो हमारे DIA लर्निंग ऐप पर जाएं, उस ऐप पर कंप्लीट कोर्स पड़े हुए हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।